नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 की। इसकी गाइडलाइन पर सीएम गहलोत ने मुहर लगा दी है, लेकिन इसका ऐलान अभी होना बाकी है। फिर बात करेंगे नवजात के रक्षा कवच की। अब प्रदेश में जन्म के साथ ही नवजात बच्चों को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट मिलेगा और इसकी शुरुआत सीएम गहलोत ने जनाना अस्पताल से कर दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कहां कहां डूब गई 6 जिंदगियां। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कहां कहां अपनों ने ही रिश्तों का कत्ल कर दिया। तो प्रदेश में नई गाइडलाइन को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएस, एसीएस समेत डीजीपी के साथ में बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। कोर ग्रुप की बैठक में नई गाइडलाइन को मंजूरी भी दे दी गई। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ और रियायतें देने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर कि रेड जोन में पाबंदियां बरकरार रहेंगी, तो वही राज्य अब अपने हिसाब से जोन की लिस्ट तैयार करेगा। और सूत्रों की हम माने तो नई गाइडलाइन में रेड जोन का दायरा घटाया जाएगा। अब पूरे जिले को रेड जोन नहीं माना जाएगा। सूत्रों से एक और खबर कि सरकार सलून को खोलने पर भी विचार कर रही है और सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ आने पर मंजूरी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम बैठक आज ली। प्रदेश में नई गाइडलाइन को लेकर के ये बैठक थी, जिसमें सीएस, एसीएस समेत डीजीपी के साथ में ये बैठक की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर बन चुके हैं। गोवर्धन, इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय किए गए? देखिए, जो लॉकडाउन की गाइडलाइन को लेकर के मुख्यमंत्री ने कोर ग्रुप के साथ बैठक की थी और उसमें गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया गया है। शाम तक इस बात की उम्मीद है कि इस गाइडलाइन को गृह विभाग जारी कर देगा। जो प्रारंभिक सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक जो ग्रीन इलाके हैं, ऑरेंज इलाके हैं, वहां पर सार्वजनिक परिवहन शुरू किया जा सकता है। बस है, टेम्पो है, इनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की शर्त पर चलाने की अनुमति ग्रीन जोन में, सेफ जोन में दी जा सकती है। ये एक फैसला इस गाइडलाइन में नई बात डाली गई है, क्योंकि केंद्र ने भी राज्यों पर ये छोड़ा है कि वो चाहें तो अपना जो सार्वजनिक परिवहन है वो WHO और केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक सेफ्टी पैरामीटर्स अपनाते हुए शुरू कर सकते हैं। तो राजस्थान में भी जो सेफ इलाके माने जा रहे हैं, जहाँ पर संक्रमण नहीं है, वहां पर सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की अनुमति इन गाइडलाइन में दी जा सकती है। ये एक सहमति बनी है। दूसरा, जो व्यवसायिक और आर्थिक गतिविधियां हैं उनको और विस्तार किया जाएगा। जो कुछ और दुकानें जो खुलने से रह गई थी, तो सिंगल दुकानों को ज्यादातर जगहों पर खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। हालांकि जो मॉल्स हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों के जो बाजार है वो अभी बंद रहेंगे। जो भीड़ भाड़ वाली जगहों के जो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है उन सबको अभी बंदिशों में रखा जाएगा, लेकिन सिंगल दुकानें ज्यादातर खुल जाएंगी। तो ये एक बड़ी राहत इसमें जो नई गाइडलाइन है उनमें दी जा रही है। एक बड़ी बात और ये भी है कि जो रेड जोन का पहले इलाका तय कर दिया जाता था, पूरे जिले को रेड जोन में नहीं माना जाएगा। जहां पर संक्रमण है उसी ब्लॉक को रेड जोन मान करके बाकी इलाके में जिले का जो बाकी इलाका है, जो सेफ है, जहाँ मामले नहीं है, वहां पर बाकी की जो आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों को, ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति जारी हो जाएगी। वरना इतने दिन तक जो केंद्र सरकार से जो रेड जोन और ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें पूरे जिले को रेड जोन माना गया था। इसकी वजह से पूरे जिले में अगर एक बिंदु पर या एक शहर में अगर संक्रमित व्यक्ति है तो पूरा जिला उसे सफर कर रहा था। तो ये सुझाव सीएम अशोक गहलोत की ओर से भी पीएम मोदी को दिया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कि जोन तय करने का अधिकार कम से कम स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्य सरकारों को दिया जाए और राज्य सरकारें ही फिर प्रतिबंध लगाने या ढील देने पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला करें। तो ये मांग केंद्र सरकार ने मान ली और जो कल गाइडलाइन केंद्र की जारी हुई थी उसमें ये अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया। तो राज्य अपने हिसाब से जो गाइडलाइन जारी होगी उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में इसको परिभाषित करेंगे और पूरे जिले में न करके, और जहां कंटेमिनेटेड इलाका है, जहां संक्रमित इलाका है, उसको छोड़ के बाकी इलाकों बिल्कुल। तो ये माना जा सकता है कि लॉकडाउन 4 का जो है वो प्रारूप काफी कुछ अलग होगा, लेकिन दो चीजें अब भी बरकरार रखनी होगी।
ऐसे में जनता को जागरूक अब भी रहना होगा और सरकार की सख्ती अब भी रहेगी, क्योंकि आप सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मरुधरा के नवजातों के लिए गहलोत सरकार ने रक्षा कवच का वितरण शुरू कर दिया है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। ये किट सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्चों को मिलेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में गहलोत ने जनाना हॉस्पिटल जयपुर से आई 2 नवजात बच्चियों की मां को पिंक कलर के किट सौंपे। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह के अलावा अन्य स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर में आपको बता दें कि आज से ही किट वितरण जो है वो शुरू हो चुका है, तो वहीं अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में किट वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वर्ष 2019-20 के राज्य बजट में इसका ऐलान किया था। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नवजात बच्चियों के लिए और नवजात बच्चों के लिए तो करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा इस पे। तो अभी जून 1 से बच्चियों के लिए हम शुरू कर रहे हैं और जुलाई में ये बच्चों के लिए भी बेबी किट शुरू करेंगे। ये पिंक कलर का है बच्चियों के लिए, वो नीले कलर का होगा। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की सोच के माध्यम से हमने शुरू किया है, ये प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने का काम करेगा, चाहे वो बच्चियां हो चाहे बच्चे हों। कोरोना वायरस के चलते देश भर में जहां एक तरफ लॉकडाउन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से निजात पाने के लिए अलग अलग जतन भी किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में सिद्ध योग थेरेपी सामने आई है। जयपुर के नमन गोयल ने दावा किया कि सिद्ध योग थेरेपी से और मरीजों को भी इसमें अच्छे से ठीक किया जा सकता है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। चलिए हम बात करते हैं नमन गोयल से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक दावा कर रहे हैं सिद्ध योग, अमेरिका से आपने पढ़ाई भी की इसकी, क्या कुछ यह पद्धति है और किस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं? देखिए, कोरोना वायरस से लड़ाई में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। सिद्ध योग एक योग है और उसके अंतर्गत एक ध्यान की विधि आती है। इस ध्यान की विधि का बैकग्राउंड मोटा मोटा यह है कि ये इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो हमने इस ध्यान की विधि को कुछ जयपुर जोधपुर के करीब 12 से 14 कोरोना वायरस पेशेंट्स को दिया और 5 फैमिली के 12 लोग ऐसे हैं जो कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन एवरेज, 7 से 10 दिन एवरेज 7 दिन में रिकवर हो गए, जो कि पिछले 3 वीक से हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये जो योग पद्धति है, जो सिद्ध योग, इसमें अगर कोई कोरोना का मरीज है, कोई पॉजिटिव पाया जाता है, तो कितना समय उसको लगेगा कवर होने में और किस प्रकार की ये प्रक्रिया रहती है, थोड़ा सा विस्तार? देखिए, मैं बताता हूँ सिद्ध योग क्या है। योग क्या है, सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट में, कि जो पतंजलि योग सूत्र है, जो पतंजलि ऋषि ने योग पे सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसमें योग को ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डिवाइन कॉन्शियसनेस से मिलन, एडिशन को बोला गया है। जो शक्ति संसार को संचालित करती है, उससे मिल जाने को योग कहा गया है। अब इसमें उन्होंने 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये पतंजलि ऋषि ने बोला है। सिद्ध योग एक ऐसा मेडिटेशन की एक ऐसा तरीका है जिससे ये 8 जो स्टेप्स हैं, ये 1 बाय 1 अपने आप होते चले जाते हैं, इसलिए इसको सिद्ध योग कहा गया है। ये संचालित कैसे होता है? इसमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना रहता है और कुंडलिनी जागरण का, देखिए आप सभी ने नाम सुना ही होता है। तो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक शक्ति है जो कि मूल धारा, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो चक्र होता है उसे मूल धारा कहते हैं, वहां पे ये कुंडलिनी शक्ति होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं ये वाला पर्टिकुलरली, तो इससे ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ना शुरू करती है और जो चक्र होते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी चक्र में कोई इम्बैलेंस है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को, इम्बैलेंस को ही ठीक करती है पहले। धन्यवाद। तो ये थे नमन जी, जो कि इनका कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो सिद्ध योग जो है उसे अपने जीवन में जो है आप भी उसके आचरण में लाना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी अन्य वायरस हो उससे आसानी से लड़ सके। सहयोगी अविनाश के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए बात कोरोना योद्धाओं की करते हैं। स्थानीय लोग लगातार कोरोना योद्धाओं का सलाम कर रहे हैं और देखिए तस्वीरें, कहीं फूलों से स्वागत हुआ तो कहीं पर वॉरियर्स का सम्मान किया गया। और ये तस्वीरें 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर, भरतपुर, जयपुर, अलवर की ये तस्वीरें
देखिए 2 भरतपुर से तस्वीरें, किस तरह से अलग अलग तरीके से इन चारों जगहों पर, हालांकि पूरे देश भर में ही कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं भरतपुर, जयपुर, अलवर की, जहां पर कोरोना योद्धाओं का फूल बरसा करके सम्मान हुआ, तो कहीं पर साफा पहना के और कहीं पर पुलिसकर्मियों को मुंह मीठा कराया गया और उनका हौसला अफजाई की। अलवर में कोरोना योद्धा बने पुलिसकर्मियों का वार्ड नंबर 41 के पार्षद जगदीश अटल के नेतृत्व में स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की, जिससे पुलिसकर्मियों के चेहरे वहां पर खिल उठे। साथ ही वार्डवासियों ने बताया कि किस तरह पुलिसकर्मी शिद्दत के साथ में आमजन की रक्षा में डटे हैं। राजधानी जयपुर की वन विहार कॉलोनी में कोरोना योद्धाओं का अलग ही अंदाज में स्वागत किया गया। तीनों लॉकडाउन के दौरान जनता की सेवा में समर्पित मेडिकल कर्मी, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, पुलिसकर्मी, निर्भया टीम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। थोड़ा सोशल डिस्टेंस जा रहा है। रेड कारपेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि फूलों के जरिए बाकायदा उनका वेलकम किया जा रहा है और लाल कालीन पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो इन हालात में पूरे देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तमाम लोगों की इज्जत अफजाई की जा रही है। एमएलए रफीक खान खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या आपका प्लान है? लोगों को आपने इकट्ठा किया, एक मैसेज जाना चाहिए कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका इस्तकबाल हो, सम्मान हो। देखिए, जिस तरीके का माहौल है पूरे देश में और जिस कोरोना की लड़ाई से हम लड़ रहे हैं पूरे विश्व में, तो जो लोग इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं, सड़कों पे मौजूद हैं, गलियों में मौजूद हैं, मोहल्लों में मौजूद हैं और बिना अपनी हेल्थ की, जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो एक यहाँ की जनता का एक जज्बा कि भी इन सब का सम्मान किया जाए, तो उसके लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए और मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी जयपुर को कोरोना मुक्त करेंगे। कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन को भी आपने साथ में लिया, सभी तरह के कर्मचारी जो सेवा कर रहे हैं उनको लिया साथ में। हमारा ये मकसद है कि ये मैसेज जाए कि हम लोग जो आज कोरोना से हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हम लोग उनका सम्मान करें और उनकी हम जितनी ज्यादा से ज्यादा इज्जत कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। मुस्लिम समाज को आपने एकजुट किया, साथ में लिया, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ये कॉलोनी की तरफ से और पूरा ये जो हमारे संगठन है, मुस्लिम और दूसरे संगठन है, उनकी तरफ से कोरोना वॉरियर्स का आज ये सम्मान जो है किया जा रहा है। इन्होंने जो अपना रोल अदा किया है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, इनका जो सराहनीय रोल रहा है, उसको एक तरीके से थैंक्स कहने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। देखो, अल्टीमेटली इस समय अपन सभी लोग एक बहुत ही चैलेंज फेस कर रहे हैं और ये लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब लोग मिलकर इसमें आगे आए और ख़ास तौर से जो हमारे वॉरियर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, उन लोगों की हम हौसला अफजाई करें। साथ ही हमारा जो सोसाइटी है उसमें भी अवेयरनेस आए कि दे आर फॉर अस, वो हमारे लिए है। थैंक यू। मैसेज है कि जो कोरोना वॉरियर हैं उनका सम्मान किया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए, उनको आगे इस युद्ध के लिए मजबूत बनाया जाए और खुद एक अपनी तरफ से ये मैसेज दिया जाए, ये वादा किया जाए कि हम खुद लॉकडाउन का पूरा सम्मान करेंगे और लॉकडाउन का सम्मान करते हुए हम इसी तरीके से कोरोना की इस जंग में जीत हासिल करेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अलवर में कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहां कैदियों की विशेष निगरानी की जा रही है। बाहर से आ रहे नए कैदियों को अलग रखा जा रहा है। जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया, कोरोना वायरस के मामले बढ़े नहीं, इसके लिए बंदियों के प्रति काफी हिदायत बरती जा रही है। जो भी नया बंदी आता है उससे पहले हॉस्पिटल भेजकर टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद ही 15 दिन तक एक अलग सेल में रखा जाता है, जिसके बाद फिर से जांच की जाती है। हमारा पूरा प्रयास यही है कि जो भी नया बंदी आ रहा है, अब एक बार तो पहले उसको हॉस्पिटल भेजते हैं, वहाँ से उसके टेस्ट हो जाते हैं, जांच हो जाती है, उसके बाद ही पुलिस वाले जेल में लेके आते हैं उसको लाने के बाद एक वार्ड बनाया हुआ जिसमें एक बैरिक है, उस बैरिक में उन बंदियों को रखा जा रहा है। वहाँ 14 से 15 दिन तक तो रखते हैं। अगर ज़्यादा बंदी हो जाते हैं तो उसके बाद हम 15-20 दिन के बाद वहाँ से फिर निकाल के एक और बैरिक बनाई हुई है, उस बैरिक में रखते हैं और वहाँ भी फिर 10 दिन रखते हैं
और उसके बाद सिर्फ उसका टेस्ट करा के डॉक्टर जो हमारे हॉस्पिटल के सामान्य पाने पर ही आगे इनको शिफ्ट किया जाता है। कोरोना में प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा है। लॉकडाउन ने पर्यटकों को विरासतों से दूर कर दिया, तो वहीं कोटा की लाइफ लाइन कही जाने वाली चंबल नदी भी इन दिनों अपनी वीरानगी पर आंसू बहा रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। उत्तर भारत की बड़ी नदियों में शुमार और कोटा की लाइफ लाइन चंबल भी कोरोना काल में शांत सी हो गई है। ये सन्नाटा चंबल का बता रहा है कि इसका जो इतिहास है वो कभी ऐसा नहीं रहा। यहाँ के घाट जो है वीरान पड़े हैं, जो जिन घाटों पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते थे वो वीरान है। चंबल की लहरों को देखने के लिए जो लोग सुबह शाम यहाँ पहुँचते थे वहाँ अब सन्नाटा है। कोरोना काल में जिस तरह से हाईवेज, तमाम जो सड़कें हैं, तमाम जो इलाके हैं वो पूरी तरह से सूने हैं, ऐसे में कोटा की जो लाइफ लाइन है, हज़ारों साल की इसका इतिहास जो है वो आज बता रहा है कि चंबल कितनी शांत हो गई है। इस नदी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से पहुंचते थे, बोटिंग का आनंद लेते थे, इसके किनारों को देखते थे, इसके आसपास का हेरिटेज देखा करते थे। वो हेरिटेज अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान चंबल नदी अपना जो स्वरूप है वो तो साथ में लेकर चल रही है, लेकिन उसकी यहाँ उसमें होने वाली हलचलें वो कहीं ना कहीं अब गायब सी हो गई हैं। मेरे साथ SDRF के वो लोग भी हैं जो अक्सर यहाँ पर आते हैं, पिछले 1 महीने से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन चंबल की वीरानगी अब इनको भी सताने लगी है। अशोक जी, आप लोग लगातार यहाँ पे आते रहते थे रेस्क्यू और दूसरे कामों के लिए, लेकिन अब चंबल कैसी लग रही है? अब चंबल सुनसान हो रही है। 15 तारीख तक तो यहाँ पे कुछ चल पल रहती थी, भीड़ रहती थी, घाटों के ऊपर भी लोग वाग नहाते थे, कुछ वैसे घूमने के लिए आते थे। पर जब से हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जब से ये पूरी सुन्न हो रही है। कैसा लगता है आपको? अब हमको देख करके ये लगता है कि कोई आदमी इसके नज़दीक नहीं आता। हम लोगों के अलावा कोई दूसरा आदमी आपको पानी में नज़र नहीं आएगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। अलवर में RSS कार्यकर्ता कोरोना काल में मजदूरों के लिए देवदूत बने हैं, जिसके तहत अन्नपूर्णा सेवा समिति ने कुल 266 मजदूरों को भोजन कराया, जिससे सभी मजदूर राजस्थान की मेहमान नवाजी का सकारात्मक संदेश लेकर जाए यहां से। और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही अन्नपूर्णा सेवा समिति ने अपने अधिकारियों का कोरोना कर्मवीर के रूप में स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। की सुविधा, नाश्ते की सुविधा कर रही है। यहाँ 266 मजदूर बानसूर क्षेत्र से आए हुए हैं और यहाँ बिहार जाने के लिए तत्पर हैं। श्री गंगानगर में कोरोना वायरस के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं सबसे ज्यादा मजदूर परेशान है, तो वहीं अब सरकार के द्वारा इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही है। ये श्री गंगानगर वाया कानपुर से देवरिया तक ट्रेनें जाएंगी। और जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश प्रभावित है और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो मजदूर तबका, जो अपने घर से, अपने गृह राज्य और गृह जिले से हजारों किलोमीटर दूर देश के कोने कोने में मजदूरी कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जो मजदूरों का लगातार पलायन हो रहा है, उसकी समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। खासतौर से केंद्र और राज्य सरकार का ये कहना है कि कोई भी मजदूर तबका अपने घर पर जाते समय पैदल ना चले और पैदल ना चलने की सूरत में जो भी उनकी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। खासतौर से श्री गंगानगर जिले के जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कल एक विशेष ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा, जो यहां से कल शाम को 5 बजे रवाना होगी। ये कौन सी ट्रेन होगी, किसमें इतने मजदूर होंगे, इस बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट मिस्टर त्यागी जी। आप बताएं कि कितनी पैसेंजर्स होंगे, कितने ट्रेन जाएगी? जी, कल 17 बजे हम इस गाड़ी को चलाएंगे और इसमें 1440 कुल सवारी जाएंगी, जिसमें 1426 श्रमिक होंगे और 14 इसमें सैनिक होंगे, जवान होंगे हमारे सेफ्टी के लिए। और ये इसके 4 स्टॉपेज होंगे, टुंडला, कानपुर, लखनऊ और देवरिया लास्ट। नियर फ्यूचर में क्या कभी और भी प्रवासी मजदूरों के लिए चलेंगे? उम्मीद है, जैसा कि कलेक्टर साहब ने कल बताया था कि 5000 के आसपास, 4 या 5000 के आसपास पंजीकरण हुआ है। अभी देखो ये 1500 के लगभग जाएंगे, उसके बाद
क्या प्रोग्राम आते हैं बाद में बताइए। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए मार्किंग की गई है और साथ में उन सभी मजदूरों को, ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, पूरे स्टेशन परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।